अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है सीपीयू स्केड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, डिस्पैचर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस जो है डिस्पैच हो रहा होता है, सीपीयू कैसे एग्जीक्यूशन कर रहा होता है एक एक प्रोसेस की, और वेट कंडीशन जो अकर हो जाए उस दौरान क्या होता है, और इस तरह की जो डिटेल्स जो पिछले कुछ टॉपिक्स में हमें चीज़ें जो है एक ओवरव्यू डिस्कस होता था, लेकिन इन डेप्थ हमने डिस्कशन नहीं की थी। तो आज का टॉपिक हमारा जो है सीपीयू स्केड्यूलिंग के ऊपर है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी वो थ्रेड्स के टॉपिक के ऊपर थी कि थ्रेड्स क्या होते हैं और प्रोसेसेस जो है थ्रेड्स को यूज़ करते हुए सीपीयू की माइक्रो प्रोसेसर की जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमने थ्रेड्स के अंदर डिस्कस किया था। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आयत सूरा यूसुफ में है कि उनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं, मगर इस तरह के उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। क्या ये मुतमईन है कि अल्लाह के अज़ाब की कोई बला इन्हें दबोच ना लेगी, या बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक उन पर ना आ जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन है, नाक़िस इल्म ख्याल है, उसमें जो मैंने पॉइंट गेट किए हैं और तफसीर वगैरह मुख्तलिफ सुन के, वो यही है कि अल्लाह ताला जो है शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला को गुस्सा आता है कि अल्लाह ताला को एक माने, और एक मानने के साथ साथ किसी और से भी आप साथ साथ मांगते रहें, दूसरों से भी अल्लाह की तरह उम्मीदें लगाएं। तो किसी दूसरों से उम्मीदें लगाना, उनसे जो है मांगना, वो अल्लाह ताला को जो है बर्दाश्त नहीं होता। तो हम में से, या मतलब ज़्यादातर जो हम तो नहीं कह सकते, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जो लोग शिर्क करते हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला से हट के दूसरों से भी उम्मीदें लगा रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, और अल्लाह ताला हर हर ज़रूरत पूरी करते हैं, ये मेरा बिलीव है। इंशाल्लाह आप अल्लाह से मांग के देखें, दिल से मांगे, अल्लाह ताला आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सीपीयू स्केड्यूलिंग हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेन हमारा कॉन्सेप्ट जो है प्रोसेसेस की स्केड्यूलिंग के ऊपर डिटेल्स को डिस्कस करना है, और उसकी जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू को, वो बढ़ाने के हवाले से डिस्कशन है और उसको सीखना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक में? मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन obtained विद मल्टी प्रोग्रामिंग, और उसके अलावा सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल, मीन के माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होना, या आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का किस टाइम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग कर रही होंगी, सीपीयू कब उस यूटिलाइज हो रहा होगा। प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ, अब ये सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल में क्या होता है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड आईओ वेट। जब माइक्रो प्रोसेसर उस दौरान प्रोसेसिंग कर रहा होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो कंट्रोलर वगैरह हैं या आईओ डिवाइसेस हैं वो वेट कर रहे होंगे। सीपीयू बर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं अगर ग्राफ के लिहाज से आपको आइडिया दूं कि ऐसे समझ लें, रियल टाइम जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जो ही कोई प्रोसेस लोड होता है, तो कह लें कि फ़ौरन से माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाता है। बस साइकिल जो है इसका इनिशियली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ये आप देख सकते हैं कि 160 के लगभग पहुंची हुई है, और जो टाइम साइड है, टाइम एक्सिस है, उसमें हमारे पास 0 सेकंड से 8 सेकंड के दरमियान दरमियान उसकी जो है यूटिलाइजेशन बस्ट साइकिल शो हो रहा है, उसके बाद स्टेबल कंडीशन में चला जाता है। अगर आपको प्रोसेसेस के लिहाज से अगर टॉपिक याद हो, जिसमें मैंने कहा था कि प्रोसेसेस को हम देख कैसे सकते हैं, वीएलसी प्लेयर को हमने चला के देखा था, और टास्क मैनेजर में जाके हमने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर कितना इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो उसमें आप अक्सर देखते हैं, बल्कि मैं आपको दोबारा भी अगर कहें तो मैं दिखा दूं कि टास्क मैनेजर में जाके हम जब परफॉर्मेंस में जाते हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है हमारे सामने आ रही होती है। तो ये एक किस्म की सीपीयू यूटिलाइजेशन है कि इनिशियली हमारे पास जो ही हमने पावर पॉइंट स्लाइड्स या कोई भी सॉफ्टवेयर चलाया होता है,
तो फौरन से पीक लेवल पे चला जाता है, उसके बाद स्टेबल लेवल पे वापस आना शुरू हो जाता है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट क्या होगा कि जी माइक्रो प्रोसेसर जब बर्स्ट में इनके यूज़ हो रहा होगा, इस्तेमाल हो रहा होगा, उस दौरान क्या होगा कि जी लोड, स्टोर, ऐड, स्टोर, रीड फ्रॉम फाइल, ये एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं हमारे पास, वो सीपीयू बर्स्ट के टाइम पे होंगी। आईओ बर्स्ट का मतलब क्या है कि जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है प्रोसेसिंग के दौरान अपने किसी डिवाइस को, यानी कि डिवाइस या रिसोर्स के एक्सेस को वेट कर रही होगी, उस दौरान वेट फॉर आईओ मीन कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस होना है, उस चीज़ का वेट किया जा रहा है, तो उस दौरान क्या है कि एक्सेस जो है आईओ की साइड पे होगा, लेकिन आईओ बर्स्ट क्या है, डिपेंड कर रही होगी रिसोर्सेज के ऊपर। तो इसी तरीके से ये अल्टरनेट जो है चीज़ एग्जीक्यूट होती रहती है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट। ये नेक्स्ट डिस्पैचिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, उसके बाद ये डायग्राम जो है आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। मेन मोटिव और मेन कॉन्सेप्ट जो है सीपीयू स्केजुलिंग में वो ये है कि आपके जितने भी पैरेलल में प्रोसेसेस चल रहे हैं या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जब लोड हो रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है और उनके दरमियान में कैसे प्रायोरिटी सेट करनी है। और अक्सर जो है आप स्टूडेंट्स में से ही मुझे क्वेश्चंस आते रहे हैं कि सर डिफरेंट प्रोसेसेस जब रन हो रहे होते हैं तो उसमें से कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट करना है और कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से प्रोसेस को वेटिंग साइड पे भेज देना है, और किस तरीके से कौन डिसाइड करेगा कि वेट कंडीशन में कौन सा प्रोसेस ने जाना है और कौन से प्रोसेस ने नेक्स्ट लोड होना है। तो ये डिसीजंस जो है सीपीयू स्केजुलर बेसिकली कर रहा होता है और इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम होते हैं। ये एल्गोरिदम्स भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। CPU scheduler क्या करता है जी, selects among the processes in the memory that are ready to execute and allocates the CPU to one of them। काफ़ी सारे क्यू में प्रोसेसेस लगे होते हैं, उनमें से कौन से प्रोसेस को माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस देना है ये स्केजुलर डिसाइड करता है। CPU scheduling decision may take place when a process switches from running to waiting state। जब कोई भी प्रोसेस एक रनिंग में है उसको उठा के वेटिंग स्टेट में डालना हो, वेटिंग क्यू में डालना हो, और क्यू में से नेक्स्ट कोई प्रोसेस जो है उसको उठा के रनिंग में लाना हो, इस दौरान क्या होता है, स्केजुलिंग के डिसीजन या एल्गोरिदम जो होते हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट एंड स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, कोई वेटिंग स्टेट में जो प्रोसेस पड़ा उसको वापस रेडी स्टेट में लाना हो, रनिंग में लाना हो, इन सारी चीज़ों के दौरान स्केजुलिंग डिसीजन होते हैं, सीपीयू स्केजुलर जो है वर्क करता है। और सेम जो है, जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट है वो है टर्मिनेट्स का। उस दौरान भी सीपीयू स्केजुलिंग डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को आप टर्मिनेट कर देना चाहिए। वेटिंग में बाज़ प्रोसेस वेटिंग स्टेट में भी रखे रखे जो है वहीं से टर्मिनेट भी हो जाते हैं कि उनको मेमोरी से जो है कह लें कि रिमूव कर दिया जाता है, रैम से रिमूव कर दिया जाता है एक किस्म का। स्केजुलिंग अंडर 1 and 4 इज नॉन प्रिम्प्टिव। प्रिम्प्टिव का मतलब होता है कि जिसको हम टेम्परेरीली ब्लॉक कर सकें या रोक सकें। तो नॉन प्रिम्प्टिव मतलब कि ये जो पहला और जो चौथा पॉइंट है, मीन के रनिंग से वेटिंग पे मूव कर देना, वो अनइंटरप्टेबल है। उसको हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते क्योंकि वेट सेट में फ़ौरन सीपीयू स्केजुलिंग जो है उसकी हो जाएगी अगर वो प्रोसेस ना हो रहा हो या उसका टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाए। और जो टर्मिनेट्स है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम किसी भी हालत में सीपीयू के अंदर रोक नहीं सकते। तो ये दोनों एक किस्म का स्केजुलिंग अंडर नॉन प्रिम्प्टिव कंडीशन आता है। तो ये प्रेम्पशंस क्या होती हैं, इनकी डिटेल्स और डेडलॉक्स का भी एक टॉपिक आएगा, उसमें इन सारी चीज़ों की डिटेल्स हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। All other scheduling is primitive implications for data sharing between threads processes।
तो जितना भी डाटा शेयरिंग हो रहा हो, एक्सेसिंग हो रही हो, कोई रिसोर्स का वेट हो रहा हो, उस दौरान क्या होगा, टेम्परेरी तौर पे आर्जी तौर पे जो है आप उन प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वेटिंग में डाल सकते हैं। रेडी से वेटिंग में चला जाए, रनिंग से रेटिंग जो है वेटिंग में चला जाए। इस तरीके से डिफरेंट जो है उसके क्यूज़ जो शेड्यूलिंग है, स्टेट्स हैं, वो चेंज की जा सकती हैं। तो इस टॉपिक की अगर आपको आसानी से समझ ना आ रही हो तो आप सबसे क्या लें कि सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप 5 स्टेट मॉडल्स वाला जो टॉपिक है उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे तो उससे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ रही होंगी। डिस्पैचर क्या होता है? डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स control of microprocessor CPU to the process selected by the scheduler. This involves डिस्पैचर बेसिकली क्या करता है कि प्रोसेसेस को क्यू में से उठा के माइक्रो प्रोसेसर को दे रहा होता है, एक किस्म का पिकिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो डिस्पैचर मॉड्यूल्स गिव कंट्रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टू द प्रोसेस selected by the scheduler. This involves switching context, switching to the user mode, jumping to the proper location in the user program to restart the that program. अब ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एक किस्म का डिस्पैचर आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कह लें, एक छोटा सा मॉड्यूल्स है, कोड है, फंक्शन है, जो कि आपके कोड में से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी लोड करनी है और कौन सा प्रोसेस जो है इस टाइम लोडिंग में आ जाएगा और लोड होके माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर कौन से प्रोसेस की कौन सी इंस्ट्रक्शन लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये डिस्पैचर हमारे पास डिसाइड कर रहा होता है। डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी बेसिकली टाइम के मीनिंग में ली जाती है। टाइम इट टेक्स फॉर अ डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर। कोई भी एक नया प्रोसेस स्टार्ट होने में जितना टाइम लगता है उसको एक किस्म का डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। लेकिन जब भी कोई नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पिछला जो प्रोसेस कोई चल रहा होगा रनिंग में उसको उठा के वेटिंग में डालेंगे, या टर्मिनेट हो चुका होगा तो टर्मिनेशन में डालेंगे। तो उस पुराने प्रोसेस के रुकने से लेकर नए प्रोसेस के प्रॉपर रनिंग स्टेट में आ जाना, रेडी में नहीं, रनिंग में आ जाना जो होता है, तब तक का जितना भी टाइम होगा वो हमारे पास डिस्पैच लेटेंसी होगा। अब आता है स्केजुलिंग क्राइटेरिया के ऊपर कि हमारे पास जब भी हम स्केजुलिंग एल्गोरिथम लिखने लगेंगे या स्केजुलिंग डिसाइड करनी हो, कोई भी स्केजुलिंग की कोडिंग करनी हो या स्केजुलिंग से रिलेटेड डिटेल्स हमने स्टडी करनी हो, तो हमारे जहन में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट्स हैं। ये कह लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं आप, और वैसे भी ओएस के सब्जेक्ट में जो मेन जिसे कहते हैं एक मेन मुद्दा है जिसको बार बार डिस्कस किया जा रहा है ओएस के अंदर, वो इन चंद एक पॉइंट्स के ऊपर है। जितनी भी थ्योरी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो इस पॉइंट जो इन चंद पॉइंट्स के ऊपर है कि माइक्रो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका मकसद क्या है सीपीयू यूटिलाइजेशन का? कि उसका इस्तेमाल, कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, कि हम माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, फ्री में उसको बिजी नहीं करना कि जी एक नल वैल्यू जो है बार बार रिपीट होती रहे और उस इंस्ट्रक्शन को लोड करता रहे बार बार माइक्रो प्रोसेसर, बल्कि ओरिजिनल जो टास्क उसने परफॉर्म करने हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसने परफॉर्म करनी है, तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग करे, चाहे पैरेलल इंस्ट्रक्शंस की पाइपलाइनिंग करे या जैसे भी करे, माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि हमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर से पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव हो या दो से हो जाए, ना कि ढेर ढेर हम माइक्रो प्रोसेसर लगाते रहें और इंस्ट्रक्शन हमारी दो तीन पैरेलल में चल रही हो। तो खैर ये जो डिटेल माइक्रो प्रोसेसर की पैरेलल प्रोसेसिंग है और पाइपलाइनिंग एटसेट्रा, ये आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट्स जो है उसके उनके लेक्चर्स में होते हैं। अब्दुल बासित साहब के लेक्चर जो है इसी मतलब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसमें आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। जी, थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में कितने प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इस चीज़ को भी हमने देखने कि हमने जो एल्गोरिथम बनाया है, जो बनाने जा रहे हैं सपोज, तो उस एल्गोरिथम में हमारे पास टोटल प्रोसेस ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि बस दो तीन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और बाकी टाइम जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है
मतलब इस्तेमाल नहीं हो रहा या फिर इस्तेमाल हो भी रहा है तो कोई प्रॉपर प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं दे रहा, प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं कर रहा, बल्कि हर प्रोसेस को ये ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक प्रोसेस है, सपोज कि आपने मैटलैब या कोई सॉफ्टवेयर जो है उसको डबल क्लिक करके प्ले किया या स्टार्ट किया, तो वो सॉफ्टवेयर लोड होने के लिए उसकी अगर 100 लाइन की इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि 90 लाइन एग्जीक्यूट करता है या 99 लाइंस जो है एग्जीक्यूट करता है, आखिरी लाइन पे क्या करता है कि नेक्स्ट प्रोसेस को लोड कर लिया जाता है। तो क्या होगा कि जब तक नेक्स्ट प्रोसेस जो है लोड होगा और प्रोसेस होगा, तब तक आपकी वो आखिरी इंस्ट्रक्शन पेंडिंग रहेगी और जो आपका लोड होने वाला सॉफ्टवेयर है वो लोड नहीं हो पाएगा, वहीं पे वेट करता रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लाइंस हैं उनको भी आप ऐसे एग्जीक्यूट करें कि लास्ट फ्यू सेकंड जितनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वेटिंग में आ जाए, बाकी जो है एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर वो प्रोसेस भी वेटिंग में चला जाएगा, वो सॉफ्टवेयर भी आपका वेटिंग में होगा। इस तरीके से ओवरऑल आप देखेंगे आपको सिस्टम ऐसे लगेगा जैसे हैंग हुआ पड़ा हो या फिर आपके जितने भी फाइल्स चला रहे हैं वो फ़ौरन से लोड नहीं हो रही। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स चलाना मतलब जितने भी प्रोसेसेस आप रन कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रही स्पेसिफिक टाइम में, और आपका सिस्टम जो है प्रॉपर थ्रूपुट नहीं दे रहा। अच्छा जी, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक आपका स्पेसिफिक जो है प्रोसेस जो चल रहा है उसको जो है कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूट होने में, तो उसको हम कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। इसी तरीके से वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम a process has been waiting in the ready queue, रेडी क्यू में कितनी देर एक प्रोसेस वेट करेगा उसको वेटिंग टाइम कहेंगे। रिस्पांस टाइम क्या होगा? द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम when a request was submitted until the first response is produced, not output। यानी कि आप एक सपोज के क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद जो ही पहली इंस्ट्रक्शन सपोज के माइक्रो प्रोसेसर के पास आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्पांस टाइम कितनी देर में वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, या पहली पहली कह लें कि पहला पहला जो रिस्पांस है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस। अगर आपको क्यूज के लिहाज से मैं कहूँ तो एक प्रोसेस रेडी में आएगा, पहले क्रिएशन में आएगा, रेडी में आएगा, उसके बाद रनिंग में आएगा। जब रनिंग में प्रोसेस आएगा और उसकी पहले पहले इंस्ट्रक्शन रन होगी, तो उसको हम कहेंगे जब तक कि पहले इंस्ट्रक्शन रन नहीं हो रही तब तक का हमारा जो टाइम है वो रिस्पांस टाइम होगा। अब बेस्ट एल्गोरिथम बनाने के लिए बेस्ट क्राइटेरिया वो क्या होगा? ये तो बेसिक हमने डेफिनेशंस अभी देखी कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हमने अब बेस्ट वाला एल्गोरिथम का आइडिया देना है कि स्केजुलिंग एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, बेस्ट एल्गोरिथम बनाने का तरीका क्या है, जहन में क्या चीज़ें होनी चाहिए जब भी एक बेस्ट एल्गोरिथम बनाने लगे, बेस्ट कोड लिखने लगे, बेस्ट मॉड्यूल डिज़ाइन करने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हमारी स्केजुलिंग कर रहा हो प्रोसेसेस की। तो उस बेस्ट के लिए हमारे पास जहन में होना चाहिए कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही हो, कोशिश हमने करनी है कि माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो प्रोडक्टिव काम के लिए, और मैक्सिमम थ्रूपुट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो अपना टाइमली जो है एग्जीक्यूट हो रहे हों, अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हों, होल्ड पे या वेटिंग में ज़्यादा प्रोसेसेस ना हो, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम हो कि आपका एक प्रोसेस जो है अपना कंप्लीट होने में जितना टाइम ले रहा है वो कम से कम होना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी अपना टास्क कंप्लीट करें। मिनिमम वेटिंग टाइम हो कि उसका जो वेटिंग टाइम है वो भी कम होना चाहिए, और मिनिमम रिस्पांस टाइम हो कि जो उसको पहले इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने तक का जो टाइम है वो कम से कम हो, क्लिक करते फ़ौरन एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। फ़ौरन एग्जीक्यूशन कब हो सकती है? जब माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेसेस को मिल जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर का प्रोसेसेस को मिल जाना, उसके लिए हमें अच्छे से अच्छे जो है प्लान्स करने पड़ेंगे, स्केजुलिंग क्यूज़ और स्केजुलिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन करने पड़ेंगे इस तरीके से कि इंस्ट्रक्शंस पैरेलल तरीके से चल रही हों और हर प्रोसेस को ऐसे लगे कि वो अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है टाइमली, और दरमियान में अगर कोई प्रोसेस
किसी रिसोर्स के इंतज़ार में रुक जाए या इंतज़ार कर रहा हो, तो उस दौरान हमारे पास बाकी प्रोसेसेस अपना काम स्टार्ट कर दें। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको एक छोटी-सी देता हूँ, एक एल्गोरिथम भी डिस्कस करता हूँ। पहला हमारे पास एल्गोरिथम है, सपोज़ कि उसका नेम है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एफसीएफएस शेड्यूलिंग टेक्निक या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इस टेक्निक में क्या होता है कि सपोज़ करते हैं हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3। अब P1 जो है उसको कंप्लीट होने में जी टाइम लगा 24 मिली सेकंड के हैं, नैनो सेकंड के हैं, जो भी है यूनिट टाइम में से कह देते हैं, 24 यूनिट ऑफ टाइम जो है लग गए P1 प्रोसेस को। और जो P2 है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है जी 3 सेकंड, और P3 जो है उसको भी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है 3 सेकंड। अब माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि एक है तो ये तीनों प्रोसेस इकट्ठे उसके पास नहीं जा सकते, वन बाय वन जाएंगे। किस तरीके से वन बाय वन माइक्रो प्रोसेसर के पास भेजना है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी कहती है कि जो भी पहले प्रोसेस आ जाए माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, जब तक कि उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना नहीं छोड़ेगा, जब तक कि उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। अब वेटिंग टाइम के लिहाज से अगर देखें, माइक्रो प्रोसेसर को P1 प्रोसेस फ़ौरन ही मिल गया, P1 प्रोसेस को इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आते ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर ने आते ही मीन के प्रोसेस जो ही P1 डबल क्लिक हुआ उसको या क्लिक हुआ, तो P1 प्रोसेस लोड हुआ, लोड होते ही 0 सेकंड में उसकी इंस्ट्रक्शन जो है चलना स्टार्ट हो गई। उसी दौरान अभी ये P1 चल रहा था तो किसी ने P2 को भी डबल क्लिक कर दिया, लेकिन P2 को डबल क्लिक जिसने किया है वो क्योंकि P1 पहले से स्टार्ट हो चुका था, तो P1 ने अपनी 14 यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी 24 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो उसने लिए। उतनी देर हमारा जो P2 प्रोसेस है वो वेट करता रहा। तो अगर हम कहें कि P2 प्रोसेस को वेटिंग टाइम कितना लगा, तो उसको 24 यूनिट ऑफ टाइम जो है उसको वेट करना पड़ा, जब तक कि P1 एग्जीक्यूट नहीं हो गया था। उसके बाद 24 से लेकर नेक्स्ट 3 यूनिट ऑफ टाइम में P2 ने अपना टास्क जो है कंप्लीट किया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। 24 से 27 कह लें कि यूनिट ऑफ टाइम या नैनो सेकंड कह लें, उस दौरान P2 प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, और P3 जो प्रोसेस है वो भी P1 और P2 के कह लें कि इनके लोड होने के दौरान ही थोड़ा टाइम में डबल क्लिक हो चुका था समझ लें। तो P3 की जो है शेड्यूलिंग के लिहाज से तीसरा नंबर आया था, तो ओवरऑल देखा जाए तो P3 को जो है 27 यूनिट ऑफ टाइम जो है इंतज़ार करना पड़ा, कि पहले P1 ने 24 जो है यूनिट टाइम लिया, और फिर 3 यूनिट टाइम जो है P2 ने लिया, और 27 यूनिट टाइम के बाद जो है हमारे पास P3 जो है उसकी बारी आई और उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, और फिर फर्दर 3 यूनिट ऑफ टाइम में P3 ने भी अपने आप को एग्जीक्यूट कर लिया। तो ओवरऑल देखा जाए P3 छोटा-सा प्रोसेस था, समझ लें कि उसकी 10-15 इंस्ट्रक्शंस थी जो कि 3 नैनो सेकंड में कम एग्जीक्यूट हो जानी थी। तो वो 3 नैनो सेकंड में तो एग्जीक्यूशन उसने कंप्लीट की, लेकिन उसको वेट जो है 27 नैनो सेकंड करना पड़ा। ओवरऑल 30 जो है कह लें कि यूनिट ऑफ टाइम जो है उसको लग गए एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल से आइडिया हुआ होगा कि अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी हम अपनाएं, जो प्रोसेस पहले आए उसी को माइक्रो प्रोसेसर दे दिया जाए, तो बाकी प्रोसेसेस चाहे छोटे-छोटे भी हों तो उनको इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को रिवर्स वाले स्टाइल में लें कि या शॉर्ट प्रोसेस कम फर्स्ट वाली कोई पॉलिसी ले लें, तो इनमें से जो छोटे-छोटे प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाएँगे तो टर्न टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा और हमारे पास थ्रूपुट भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमने ओवरऑल इन सारी चीज़ों को बराबर में देखना है, किसी एक पॉइंट को हमने नहीं देखना, थ्रूपुट को नहीं देखना, सिर्फ टर्न अराउंड को नहीं देखना, सिर्फ सीपीयू यूटिलाइज़ेशन को नहीं देखना, बल्कि सारी चीज़ों को देखना है। सीपीयू यूटिलाइज़ेशन को अकेले देखने का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है बिज़ी है, लेकिन कोई प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा, कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से भी हमने सीपीयू को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इस्तेमाल करना भी है तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमारे पास प्रोसेसेस ज़्यादा से ज़्यादा
आउटपुट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 + 24 + 27/3 तो 17 यूनिट ऑफ टाइम जो है एवरेज इंतज़ार करना पड़ा हर प्रोसेस को, अगर एवरेज के लिहाज से देखें। वैसे इंडिविजुअल वेटिंग टाइम देखें तो P1 जो है लकी है, उसको 0 नैनोसेकंड वेट करना पड़ा। P2 जो है 27 जो है यूनिट ऑफ टाइम कह लें, पिको नैनोसेकंड, वो डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर की कितने हर्ट्ज़ का है और कितनी स्पीड में एक जो है टाइम में एक साइकिल उसका कंप्लीट होता है। खैर P3 जो है 27 यूनिट ऑफ टाइम इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है। Suppose that the processes arrive in the order P2, P3, P1. तो P2 आया, उसने फौरन से एग्जीक्यूशन कर ली। P2 को P3 को जो है यानी P1 को वेटिंग के लिए 6 नैनोसेकंड लगे, P2 को जो है 0 लगे और P3 को 3 नैनोसेकंड लगे। तो एवरेज टाइम हमारे पास यहाँ पे वेटिंग टाइम 3 है, जबकि प्रीवियस केस में एवरेज वेटिंग टाइम 17 है। तो मच बेटर देन प्रीवियस केस। तो ये अगर एग्जांपल, इनके एल्गोरिथम तो वही है, लेकिन प्रोसेसेस जो छोटे छोटे प्रोसेस अगर पहले बाय चांस लोड हो जाए तो उस दौरान ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्केजुलिंग टेक्निक बड़ी बेस्ट काम कर रही होगी और हमें ऐसा लग रहा होगा सिस्टम बड़ा तेज चल रहा है। लेकिन बाय चांस अगर आप इनिशियली एक कोई बड़ा प्रोसेस लोड कर देते हैं, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर जो है उसको डबल क्लिक कर बैठते हैं, तो उस दौरान फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सिस्टम को हैंग होता आप फील कर रहे होंगे। लेकिन ये एल्गोरिदम वर्क नहीं कर रहे होते हैं हमारे जो विंडोज़ के अंदर इससे भी अच्छे और एल्गोरिदम है जो कि वर्किंग में होते हैं। लेकिन बाज़ जो हमारे डिवाइसेस हैं, बाज़ एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, बाज़ जगहों पे ये भी हमें वर्किंग के लिए मिलता है एल्गोरिदम। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। Associate with each process the length of its next CPU burst. Use this length to schedule the process with the shortest time. Shortest job first is optimal. Give minimum average time for a given set of processes. The difficulty is knowing the length of next CPU request. तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ये है कि आपको हर प्रोसेस का पहले पता होना चाहिए कि इसको कितना टाइम एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले रनिंग में जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस सबसे पहले किसको मिलेगा, मीन के P4, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है इसकी, तो इसको पहले लोड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद P1 की शॉर्टेस्ट है, 6 है, तो उसको लोड कर दिया जाएगा। देन 7 वाला जो है बस टाइम वाला जो फिर P3 है उसको लोड किया जाएगा और एंड पे जो सबसे बड़ा प्रोसेस है P2 उसको लोड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एवरेज वेटिंग टाइम जो है 7 होगा, एवरेज वेटिंग टाइम कम होगा। तो लेकिन इस एल्गोरिथम में क्या है कि ये जो किसी भी प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूशन के टाइम का अंदाज़ा लगाना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। अगर आपको किसी भी प्रोसेस या किसी भी कोड या एल्गोरिथम या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम को कैलकुलेट करने के लिहाज से कुछ आइडिया चाहिए कि कैसे एक कोड को या प्रोसेस को देख के चेक कर सकते हैं कि कितना उसका टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, तो बिग ओ नोटेशन बिग ओ नोटेशन से रिलेटेड टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में। वो डाटा स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज में आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि कैसे जो है टाइम स्केजुलिंग जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम टाइम चेक कर सकते हैं, एक प्रोग्राम को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है या जल्दी से एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम है। और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं। एनी हाउ यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या था, शॉर्टेस्ट जॉब स्केजुलिंग टेक्निक को समझना। उसमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं उनको पहले लोड करना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सोचने वाली बात यह है कि जो P2 है प्रोसेस, जो बड़े वाला प्रोसेस है, उसका क्या कसूर है कि वो देर से एग्जीक्यूट हो, उसको भी टाइम मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो इशू को हैंडल करने के लिए मज़ीद कोई और टेक्निक्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टेक्निक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।